एनवायरमेंट मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे इसको 15 मिनट्स में खत्म बच्चों। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे। जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे बुक में 6 मार्क के लिए तो आ ही जाता है, 6 से 7 मार्क तो आता है, 5 मार्क का सवाल इसी से बनता है। देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। पहले देखेंगे इकोसिस्टम क्या होती है बच्चा। इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स और उन दोनों में इंटरेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया में उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। अगर हम बात करेंगे इसकी कंपोनेंट की, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूंगी बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक मतलब जहां पे मेरे लिविंग थिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर हम देखेंगे प्लांट्स हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए। अबायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें, ठीक है। और कुछ स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम हो गए जैसे पॉन्ड हो गया, लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूरी अर्थ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जो खुद का खाना खुद बनाएगा, मतलब क्या हो गया बच्चा, प्लांट्स, ठीक है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब ये जो है ये फूड चेन में सबसे छोटी वाली रैंक में होते हैं सबसे पहले। फिर आते हैं हमारे हर्बीवरस, जो कि क्या प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। मतलब हर्बीवरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाएंगे। कार्निवरस मतलब मीट को वगैरह खाएंगे ये। फिर डिकम्पोजर्स मतलब क्या बच्चा, जो कि डेड डिकेन ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे जैसे बैक्टीरियाज हो गए या ये सारी चीजें। अब ये क्यों होते हैं, ये करते हैं हमारे क्लीन एनवायरमेंट को, ठीक है। कार्निवरस क्या करते हैं, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या करेंगे, प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद हर्बीवरस एनिमल जैसे डियर हो गया, कैट हो गया, गोट हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। ये कौन है, ये हर्बीवरस एनिमल्स हैं। अगर मैं बात करूंगी फूड चेन की, एक फूड चेन का एग्जांपल है। व्हाट इज फूड चेन, एक सिक्वेंशनल एनर्जी, जहां मतलब एक क्या बोल सकते हैं, साइकिल बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगी, एनर्जी पास ऑन होगी, ठीक है। अब इसमें पहले है पैडी, मतलब फूड चेन में अगर हम देखेंगे पैडी ग्रासहोपर उसमें, ठीक है, उस ग्रासहोपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा बच्चा, ईगल खाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, सबसे पहले क्या रहेगा, प्रोड्यूसर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेचुरल साइकिल जो है, जो एनवायरमेंट में क्या करती है, एनवायरमेंट को मेंटेन करती है, उसका बैलेंस मेंटेन कर सकती है। जैसे कौन सी है, वाटर साइकिल्स है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन, ये सारी इसेंशियल है हमारे एनवायरमेंट में फूड चेन को बैलेंस रखने के लिए। और ये सारी चीजें, वेव्स ऑल्सो मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, तो ये सारी चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगी एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम में उन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, देखो एनवायरमेंट में ऑल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, नहीं, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है जिसमें अफेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द कंडीशन ऑफ सराउंडिंग, उसको हम बोलेंगे एनवायरमेंट। समझ लो ये सारी चीजें एक ही इसमें है, हमारा जो सराउंडिंग है उसको बोलेंगे हम एनवायरमेंट, ठीक है। अब इसके 2 टाइप के एनवायरमेंट होते हैं, एक तो नेचुरल एनवायरमेंट होता है, एक तो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट होता है। देखो नेचुरल एनवायरमेंट मतलब जो नेचर ने बनाया हो, उसमें ह्यूमंस इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है, तो वो हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो ह्यूमंस का इंटरफेरेंस हुआ है वो हो गया आर्टिफिशियल। अगर मैं बात करूंगी नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया भाई, ये नेचर ने बनाया। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फ्लोरा और फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन, लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन, उसको बोलेंगे बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन। जैसे अगर फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गया, इनमें भी तो नॉन लिविंग है, जैसे पत्थर है या बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग तो है ना उसमें भी, तो हो गया नेचुरल। अगर हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ये कैसा होता है बच्चा, मैन मेड, जो ह्यूमन ने बनाया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो नेचुरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। फिर अगर फैक्ट्रीज हो गया, सिटीज हो गया, एग्रीकल्चर्स हो गए, जैसे अर्बन एरियाज हो गए, डैम्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सारी चीजें किसने बनाई, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। अगर मैं बोलूं गार्डन्स हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सारी चीजें किसने बनाई, ह्यूमंस ने बनाई, तो वो हो गए नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर मैं बात करूंगी इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी क्या है बच्चा, साइंस है जहां पे स्टडी होती है बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, उसको बोलेंगे इकोलॉजी, ठीक है। अब एक बेसिक यूनिट क्या है इकोलॉजी का, दैट इज अ इकोसिस्टम।
ठीक है, ये एक एमसीक्यू है, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है, ये एमसीक्यू तुम्हें याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या है, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को, कौन से हो सकते हैं, देखो दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर ले रही हूँ, कौन से हो सकते हैं। अगर नेचुरल की मैं बात करूंगी तो अर्थक्वेक हो गया, फ्लोट हो गए, वोल्केनो हो गया, साइक्लोन हो गया, ये नेचुरली हो रहा है। ह्यूमंस का इंटरफेरेंस है क्या, अगर एनवायरमेंट में कुछ खराबी करनी है या कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ये नेचर के थ्रू हो रहे हैं। मैनमेड कौन सा हो सकता है, जैसे हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल तोड़ रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये सारे पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मैनमेड। ठीक है, जिसके वजह से एनवायरमेंट में हार्म हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, अब व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब क्या बच्चा, जो अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल चेंजेस जो एनवायरमेंट में होगा ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, हमारे वजह से या नेचर के वजह से जो भी चीजें होगी उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे। अब कौन से टाइप के पोल्यूशन है बच्चा, पहला है तुम्हारे बुक में एयर पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, यहाँ पे जैसे गैसेस है CO2, CO, हाइड्रोकार्बन, SO2, NO, ये सारी गैसेस। ठीक है, उसके अलावा डस्ट, एश, कार्बन, लीड, ये सारे केमिकल्स, ठीक है, ये पार्टिकल्स, ये किस में प्रेजेंट रहेंगे, एयर में। अब इसके सोर्सेस कहाँ से आते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, अगर कोई चीज को हम जलाते हैं उससे, तो इस वजह से हम क्या कॉज कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। उसके बाद वाटर पोल्यूशन क्या होगा, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, घर से जो पानी निकलता है, कपड़े धोने का, नहाने का, ये सारी चीजों से। उसके बाद केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जो भी केमिकल्स निकल रहे फैक्ट्रीज से, वो पेस्टिसाइड्स रहेंगे जो एग्रीकल्चर से निकलेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड से निकलेंगे, तो ये अफेक्ट करते हैं जहां की भी वो एक्वेटिक लाइफ होगी, एक्वेटिक हैबिटेट होगा, वहां पे अफेक्ट करेंगे। तो ये एक चीज हो गया। फिर अगर हम देखेंगे थर्ड हमारा सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल इरोजन हो सकता है, ठीक है, सॉइल्स की जो लेयर है वो खराब हो सकती है, ठीक है, कम रिडार्ट्स फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप। देखो सॉइल में कौन ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिएंट किसको मिलता है, वहां से प्लांट्स को। अगर सॉइल खराब है तो प्लांट्स को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो प्लांट के लिए हार्मफुल है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी सॉइल की, क्यों होता है ये, पेस्टिसाइड्स, केमिकल वेस्ट वगैरह जो होता है वो मिक्स हो जाएगा सॉइल में, तो इस वजह से प्लांट को भी ये हार्मफुल है, सॉइल को भी हार्मफुल है, वहां पे जो भी एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिजम्स है तो उनके लिए भी हार्मफुल है। सॉरी, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जैसे नेचुरल रेज, ठीक है, नेचुरल यूवी रेज, नेचुरली देखें हम यूवी रेज, आयर रेडिएशन। अब ये क्या, ये आर्टिफिशियली एक्सरे, न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है, वहां से निकलता है, बट अफेक्ट क्या है, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क के लिए आता है, कितना मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए एग्जाम में। तो ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है ये क्या डैमेज करता है, पहले कैंसर होता है, इससे टिश्यू डैमेज होता है, यहाँ से जेनेटिक वेरिएशन चेंज होता है, जेनेटिक चेंजेस आएंगे, यहाँ से विजन लॉस होगा। तो ये तुम्हें भूलना नहीं, याद रखना, ये पूरे स्लाइड से ये याद रखना है। मेजर क्या होगा, डिसीजेस होंगे, बट ये 3 चीजें तुम्हें 4 पॉइंट्स उसके याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब इतनी सारी एनवायरमेंट के बारे में बात हो गई तो कंजर्वेशन भी तो करना जरूरी है। तो कंजर्वेशन में क्या है, अर्थ इज अ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट द ग्रीडी, ये किसने बोला था, बट नॉट द ग्रीडी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि अर्थ इतना अच्छा एनवायरमेंट कि हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, बट हमें लालच है ना ज्यादा की वो, ठीक है। वाई कंजर्वेशन नीडेड, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस जो था इम्पॉसिबल विदाउट नेचर, पहली चीज। वी गॉट अर्थ ऑन अ लेस फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, लीज, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फैक्टर्स उसको क्रिएट एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, खराब कर रहे हैं हम। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और ये इरिवर्सिबल है, अगर एक बार ही खत्म हो गया तो उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते। उसके बाद ऑल बायोटिक फैक्टर डिपेंड्स ऑन ईच अदर, पहली चीज। हमारा रोल क्या है, ये तो क्यों चाहिए हमें, क्यों जरूरत है, वो हो गया, ठीक है। हमारा रोल क्या है इसमें, पहली चीज कंजर्व करना, सेकंड चीज प्रिवेंटेशन करना, ठीक है, जो भी चीजें अवेलेबल है अभी उसको क्या करना, कंजर्व करके रखना, अगर जितना अवेलेबल है उसको बचा के रखना, प्रिवेंटेशन करना, कंट्रोल करना कि लोग उसको
हार्म ना करे वो चीज करना, ठीक है। रिसीव हार्म फैक्टर इनोवेशन प्रोडक्शन करना, अवेयरनेस देना लोगों को कि भाई एनवायरमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें करना। तो ये भी तुम्हारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी सवाल बनते हैं। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुम्हारे अकॉर्डिंग टू तुम्हें लिखना पड़ता है कि ज्यादा मोलाई सर का मतलब फॉरेस्ट, उन्होंने बहुत बड़ा फॉरेस्ट तैयार किया था, कैसे, ठीक है। उन्होंने सिंगल हैंडेड उन्होंने ट्रीज प्लांट किए थे फॉर 30 ईयर्स, ठीक है। तो इसीलिए उनका इतना मोलाई जंगल हो गया था, कहाँ पे, आसाम में। उसके बाद उनको अवार्ड मिला था पद्मश्री। तो उनके स्टोरी के बारे में तुम्हें लिखना पड़ता है, राइट ऐसे के लिए, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि नोट लिखने के लिए, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे कैसे कर सकते हो। फॉरेस्ट, अब लोग तो सुन नहीं रहते, तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट लाए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अदर पर्पसेस, जैसे माइनिंग रिक्वायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी। वॉयलेशन, अगर उस चीज को वॉयलेट करोगे तो फिर वॉयलेशन होगा, तो फिर तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल एक्ट आया था 1986 में, कंट्रोल पोल्यूशन एंड पनिश करना पड़ा था, ठीक है, लोगों को। पेनल्टी थी 5 ईयर्स की, पैसे भी भरने पड़े थे 1 लाख तक। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें क्लॉज 49A ट्रेडिंग ऑफ रेयरिंग कंप्लीटली बैन, ठीक है। और 49B यूज आर्टिकल फ्रॉम द स्किन ऑर्गन, ये सारी चीजें क्लॉज 49। तो ये इसमें से दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी ये तुम्हारी बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा चीज दे दी कि साउंड पोल्यूशन के लिए भी है, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी है, ई वेस्ट के लिए भी है। तुम्हारे बुक में नहीं है इतनी ज्यादा डिटेल में, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट तुम देख लेना एक बारी। फिर आते हैं आगे, बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता जैसे हम बोलते हैं, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, जैव विविधता बोलते हैं हम, वेराइटीज है एनिमल्स प्लांट सबकी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पीसीज। अब पहला है कौन से ये है, पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पहली जो हम देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसमें डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म विद द सेम स्पीसीज, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। ईच ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। डिक्रीज, अब इसमें बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो रही है, रिस्क है कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाएगी। मेंटेन थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हमें उसको मेंटेन रखना है तो हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके उसको आगे उनका जो जनरेशन है वो बढ़ा सकते हैं। फिर अगर हम देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे innumerable species in the nature include plants, animals and microbes. 30% of animal species extinct हो गई 35 ईयर पहले, ठीक है, अभी तक। essential for the ecosystem stability, बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देनी है तो। फिर अगर हम देखेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मेनी इकोसिस्टम इन ईच रीजन, उसके बाद ईच यूनिक ऑर्गेनिज्म अबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोसिस्टम, ठीक है। टाइप 2 है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मैंने पहले ही बताया, नेचुरल इट्स ऑल अबाउट द जो नेचर के वजह से है, और आर्टिफिशियल जो हम बना रहे। उसके बाद हाउ टू कंजर्व, कैसे करेंगे भैया जी इसको कंजर्व, तो कंजर्व करने के लिए कुछ पॉइंट है। जैसे अगर हम स्पीसीज को अगर हम क्या करेंगे बच्चा, रेयर कर, प्रोटेक्ट द रेयर स्पीसीज जो बहुत ही कम है, ठीक है, हमारे पास बिल्कुल, जैसे अगर कोई तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट खिलौना होता है तो कैसे संभाल के रखते हो, वैसे टाइप में। उसके बाद नेशनल पार्क एंड सेंचुरी बना के, ठीक है, डिक्लेयर बायो रिजर्व्स। उसके बाद स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना के, कंजर्वेशन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, फॉलो लॉज एंड रूल्स जो हम करते नहीं है। उसके बाद मेंटेन ट्रेडिशनल नॉलेज रिकॉर्ड। तो ये सारी चीजें करके हम एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड हॉटस्पॉट्स, इस पे आज से सवाल नहीं आता है, यहाँ पे सेक्रेट ग्रुप्स पे आता है सवाल। अगर मैं बोलूं कि 35 कितने बच्चा, सॉरी 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद अगर हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली हॉटस्पॉट कहाँ पे है, 135 एनिमल स्पीसीज, 85 फाउंड इन ईस्टर्न जंगल,
एंडेमिक है मतलब वो स्पेसिफिक जगह पे रहेगी वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। वहाँ 50,000 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है जो कि ग्लोबल काउंट है उसका। अगर हम देखेंगे 3 इंडेंजर्ड हेरिटेज कौन से वेस्टर्न घाट्स में अगर हम देखेंगे, माइनिंग और नेचुरल गैस थ्रेड्स के वजह से कुछ एनिमल्स जो है उनके लिए थ्रेड है, ठीक है। उसके बाद अगर रिस्क है, उसके बाद मानस में इसमें तुम्हें आता है क्वेश्चन कि कौन से रीजन के वजह से वहां पे एनिमल्स जो है वहां पे बचे नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए। तो अगर हम देखेंगे मानस नेशनल पार्क में आसाम में जो है वो डैम्स और वाटर ओवर यूज के वजह से वहां की जो स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। अगर हम देखेंगे सुंदरबन, जहां पे डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ये सारे रीजन है वहां पे जो एनिमल्स है कम करने के रीजन है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे सेक्रेड ग्रूव्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है उस पे कोई भी सवाल आज तक आया नहीं है, बट सेक्रेड ग्रूव्स पे सवाल आता है कि ये जो फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट कंजर्व द नेम ऑफ गॉड, वहां के लोगों ने, ठीक है, वहां के लोगों ने वो फॉरेस्ट को बचाया था, इसीलिए उसको सेंचुरीज बाय द सोसाइटी नॉट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेजेंट थ्रू आउट द इंडिया स्पेशली वेस्टर्न घाट्स, सेक्रेड ग्रूव्स रिपोर्टेड इन द इंडिया, डन। उसके बाद अगर देखेंगे क्लासिफिकेशन, मैंने अभी तुम्हें बताया क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज उनको क्लासिफाई किया गया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रिपेयर द रेड लिस्ट, जिसमें वो क्या क्या मेंशन करते हैं। पिंक पेज पे होता है उनका इंडेंजर्ड स्पीसीज और ग्रीन पेज पे होती है उनकी सेफ स्पीसीज। तो ये एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे MCQ आता है कि रेड कलर पे कौन सी चीजें मेंशन है और ग्रीन कलर पे कौन सी है, या तो इंडेंजर्ड कहाँ पे मेंशन है, उल्टा वाइस वर्सा क्वेश्चन आते हैं उस पे। अब पहले आते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्लाइन हो रहा है या तो उनका हैबिटेट श्रिंकेज के वजह से। अब अगर मे बी एक्सटेंड सून इफ नॉट कंजर्व्ड, अगर उनको हम बचाए नहीं तो खत्म हो जाएगी। दूसरी है रेयर स्पीसीज, अब नाम से ही है, नंबर इज कंसिडर डिक्लाइन, एंडेमिक स्पीसीज है, बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे उसके एग्जांपल है, अगर इंडेंजर का बात करूँ लॉयन टेल मंकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेयर स्पीसीज की बात करेंगे तो रेड पांडा, मस्क डियर। तो ये जो एग्जांपल है ये MCQs के लिए तुम्हें सवाल में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर वनरेबल स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, नंबर एक्सट्रीमली लेस, कंटिन्यूसली डिक्लाइन, अगर हम इसको बचाएंगे नहीं तो खत्म हो जाएगी, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया। उसके बाद इनडिटरमाइंड स्पीसीज अपीयर इंडेंजर्ड बट नॉट डिफाइन इंफॉर्मेशन, देखो इनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत शाई होता है, तो ये लोग बाहर नहीं निकलते ज्यादा, तो इसके वजह से हमें इनका काउंट बराबर से पता नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है जाइंट स्क्विरल, जो शेकरू हम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट थी, तो पहला पॉइंट है ओवरकमिंग पोल्यूशन। ओवरकमिंग पोल्यूशन में यूजेस ऑफ फॉसिल्स जो था वो कम कर दिया गया था, ठीक है। फिर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट किया गया था, अडॉप्ट क्लिनिकल टेक्नोलॉजीज, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज कर सकते थे, ठीक है। पोल्यूशन को कम करवाया गया था। देन चिपको मूवमेंट आया था, जहां पे कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी थी, उन्होंने जब ट्रीज कट, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, लोग ट्रीज को कट कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने क्या किया, ट्री को जाके हग कर लिया था। तो इसको ही हम बोलते हैं चिपको मूवमेंट, ठीक है। हगिंग टू ट्रीज टू प्रिवेंट उनको तोड़ने से, ठीक है। स्टार्टेड कहाँ पे बच्चा, राजस्थान और हिमालयस में। फिर अगर हम बात करेंगे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ह्यूमन ब्रोक एनवायरमेंट बैलेंस, ह्यूमन मस्ट फिक्स इट, ठीक है। हमने खराब किया तो हमें ही उसको फिक्स करना पड़ेगा। जनरल पब्लिक ऑफ अननोइंगली हार्म्स एनवायरमेंट, देखो पहली चीज तो ये नोइंगली अननोइंगली हम सारा खराब कर ही रहे, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर को क्या करें, अच्छा करे फिर से, ठीक है। उसके बाद वैल्यू शुड बी टॉट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बच्चों को ना बचपन में बताना चाहिए कि एनवायरमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्केल पब्लिक पार्टिसिपेशन इसेंशियल है, बहुत सारे लोग, एक दो जन करके कुछ मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो ऐसे रहा हमारा पूरा चैप्टर। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।